Hello, my future doctors. This side your BioWali ma'am Amisha Saraswat, and I welcome you all on our YouTube channel Math JE Expert. बच्चों, मैं अमीशा सारस्वत आपके बायोलॉजी के सफ़र में आपके साथ खड़ी हूँ एंड मेरा टारगेट है कि मेरे से पढ़े सारे बच्चों के मार्क्स नीट में 360 आउट ऑफ 360 आ जाए। कहते हैं कि नीट में बायोलॉजी में स्पेशली मार्क्स गेन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों का खेल है। हाँ, लेकिन जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वही जानते हैं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड पेपर आता है, कहाँ कहाँ से लाइंस को घुमा घुमा के कुछ भी क्वेश्चन बन जाता है। तो मेरा आप लोगों से ये वादा है कि मैं एनसीईआरटी की सारी चीज़ों को इस तरह से क्रिस्टल क्लियर करूँगी कि जब तुम नीट में बच्चों पेपर में बैठोगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा ये सब तुमने पढ़ा हुआ है और फटाफट तुम्हारे सारे आंसर्स खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अपने बायोलॉजी की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम क्लास 11th के सारे चैप्टर्स को कवर अप करेंगे वन बाय वन। एंड ट्रस्ट मी गाइस, तुम्हारी एनसीईआरटी की कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन पूरी सीरीज़ में नहीं छूटेगी। तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, सब कुछ सॉल्व करने के लिए तुम्हारी अमीशा मैम तुम्हारे साथ है। तो चलो शुरू करते हैं हमारी बायो सीरीज़ का सबसे पहला लेक्चर, दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड में हम आज क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले व्हाट इज लिविंग। जिन बच्चों के पास न्यू एनसीईआरटी है वो कहेंगे मैम ये वाला टॉपिक तो हमारी एनसीईआरटी में है ही नहीं। हाँ, और हमें ये भी नहीं पता कि नीट में आएगा या नहीं आएगा। बट बच्चों, मेरा ये मानना है जब हमें पूरा चैप्टर ही लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू नो कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। जैसे मुझे बताओ, ये मेरे पीछे बोर्ड है, मैं एक छोटी क्लास के बच्चे से भी पूछूंगी ना, वो भी बता देगा ये पंखा नॉन लिविंग है, आप लिविंग हो, ये बोर्ड नॉन लिविंग है। क्योंकि देखो मैं इसे कितना भी ठोकूं, हाँ, ना तो ये रो रहा, ना ये हंस रहा, ना ये गा रहा, तो ये नॉन लिविंग है। तो सिंपल शब्दों में हम कहेंगे जो सांस ले रहा हो, जो खाना खा रहा हो, जो चल फिर पा रहा हो, या फिर जो फील कर पा रहा हो, वो लिविंग है ना। बट इसी चीज़ को हमें बायोलॉजिकल टर्म्स में कवर अप करना है इस चैप्टर में। लिविंग क्या है इसको जानने के बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बायो डाइवर्सिटी। देखो, बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उसको समझने का सबसे बेसिक फंडा यही है कि चीज़ों को तोड़ के देखो। बायो डाइवर्सिटी यानी कि दो टर्म से बना है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी क्या मतलब होता है, विभिन्न टाइप की जो विभिन्नताएं मिलती हैं, यानी कि वेरिएशंस मिलती है। किस में मिल रही है, बायोलॉजिकल फॉर्म्स में, तो वो बायोडाइवर्सिटी होगी। इसके बाद इतनी सारी अगर हमारी बायोडाइवर्सिटी है तो उसको क्लासिफाई हमें कैसे करना है, उनको हमें नाम कैसे देना है, नामकरण कैसे करना है, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। इसके बाद हम कुछ ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम ये सारी की सारी चीज़ें कवर करेंगे लिविंग वर्ल्ड में। अपने बस हाथ में कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, नोट्स को प्रिपेयर करो और सारी चीज़ों को अच्छे से समझना। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो हमारी एनसीईआरटी बोलती है अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो शो करेगा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मैम ये ग्रोथ तो सुना लग रहा है, रिप्रोडक्शन भी सुना है, मेटाबॉलिज्म में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, कुछ याद सा नहीं आ रहा है क्या है। हाँ, कॉन्शियसनेस, मैम वही क्या जो हम कॉन्शियस रहते हैं, अनकॉन्शियस रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों इतना हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे टर्म्स को अब हम वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ मतलब क्या होता है? ग्रोथ एक क्वालिटेटिव टर्म है या फिर क्वांटिटेटिव टर्म? तो ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव टर्म, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर ग्रोथ होती है तो वो हमें दिखती है। ग्रोथ, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल और इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम। ये मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ। देखो बच्चों, जो ग्रोथ होती है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी शो करते हैं और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी शो करते हैं। जैसे अगर मैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में बताऊँ तो जैसे ये जो डेजर्ट्स होते हैं, डेजर्ट में तुम्हें पता है कि जैसे जैसे सैंड और डिपॉजिट होती चली जाएगी तो ये जो डेजर्ट के माउंटेन्स हैं उनका साइज और ज़्यादा बढ़ जाएगा।
है ना, बढ़ जाएगा, तो यानी कि ये भी ग्रोथ हुई। लेकिन ये जो ग्रोथ है वो चीज़ों के डिपोजिशन की वजह से हो रही है, अंदरूनिक इंटरनल ग्रोथ ये नहीं है। तो जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सो नॉन लिविंग थिंग्स शोज एक्सटर्नल ग्रोथ, मतलब बाहर से चीज़ों के डिपोजिशन से। जैसे तुम्हें पता है कोई भी रिवर बह रही है, अब मान लो बहुत ज़्यादा एक तरह से रेन आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो क्या होगा, रिवर का फ्लो बढ़ जाएगा, तो ये भी ग्रोथ हुई। लेकिन ये ग्रोथ रिवर के अंदर से थोड़ी ना हो रही है, वो तो बाहर के डिपोजिशन की वजह से हो रही है। तो ग्रोथ की बात इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो ग्रोथ तो शो करती है, लेकिन एक्सटर्नल ग्रोथ शो करती है। वहीं अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दे शोज इंटरनल ग्रोथ। क्या शो करते हैं बच्चों, वो इंटरनल ग्रोथ। जैसे अब तुम लोग नन्हे मुन्ने बच्चे हो, आगे जाके तुम बड़े होगे, जब तुम बड़े होगे तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा साइज बढ़ेगा बॉडी का, और उसी तरीके से तुम्हारी बॉडी में जो सेल्स का नंबर है वो भी बढ़ेगा। तो हमने पहले ही लिखा था इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल या फिर इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम, दीज आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ये जो भी मैं बोल रही हूँ बच्चों, दिस एवरीथिंग इज द एनसीईआरटी लाइन्स। क्या है, आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंटरनल ग्रोथ होती है, और वो इंटरनल ग्रोथ कैसे हो सकती है, या तो सेल का नंबर बढ़ेगा या फिर सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा। और सीधी सी बात ये होती है कि सेल का अगर नंबर बढ़ता है ना तो आगे जाके सेल का वॉल्यूम भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि जब तुम आगे जाके सेल साइकिल वाला चैप्टर पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि हर सेल का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, और जब वो छोटा सा बच्चा, जैसे छोटा बच्चा बनता है ना, तो छोटा बच्चा धीरे धीरे ट्रांजिशन कर करके एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म बनता है। उसी तरीके से जब एक छोटा सा सेल बनता है तो अपनी ग्रोथ कर करके एक वो एनलार्ज सेल बनता है। समझ में आया। तो अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो देखो हम इस चैप्टर में दो चीजों को पढ़ेंगे, एक होगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक होगा डिफाइनिंग फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब विशेषताएं, और डिफाइनिंग फीचर मतलब ऐसा फीचर जिसका कोई भी एक्सेप्शन ना हो, जो पूरी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलती हो। तो ग्रोथ जो है वो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, लेकिन ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं है मैम, क्योंकि जो ग्रोथ है इट इज ऑल्सो बीइंग शोन बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने की वजह से ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर बट नॉट डिफाइनिंग फीचर। समझ में आ गई बात, एक बार अच्छे से देख लो। ग्रोथ मतलब सेल के नंबर में बढ़ोतरी, फिर सेल के वॉल्यूम में इंक्रीज। ग्रोथ एक्सटर्नल किस में होती है, नॉन लिविंग थिंग्स में, और इंटरनल ग्रोथ किस में होती है, लिविंग थिंग्स में। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो भी इन यूनिसेल्युलर फॉर्म्स ग्रोथ एंड reproduction are synonymous to each other. यानी कि जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वहाँ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही सेम मेथड से होती है। मैम मजा नहीं आया, थोड़ा सा अच्छे से समझाओ। तो ये लो बच्चों मजा बताती हूँ तुम्हें। होता क्या है, जैसे मान लो एक अमीबा है, ठीक है, अमीशा नहीं बोल रही मैं, अमीबा, इट इज एन अमीबा। ठीक है, अब अमीबा क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करके दो अमीबा में कन्वर्ट करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब क्या होता है, अपने आप को दो में तोड़ लेना, ब्रेक कर लेना। तो आगे जाके हमारे पास क्या मिलते हैं, वी गेट टू डॉटर अमीबे। These are two daughter amoeba।
अरे 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 अरे, आपने बताया था ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन सेल नंबर, तो यहाँ पर एक अमीबा से 2 अमीबा बन रहे हैं, तो यानी कि ग्रोथ तो हुई। और अमीबा इसी मेथड से अपने आप को रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है, अपने जैसे और सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स बनाने होते हैं। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर वाले, वो जिस मेथड से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, सेम मेथड उनकी ग्रोथ भी करवा रहा है। यानी कि सेल डिविजन इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज सिनोनिमस टू ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। समझ में आया? ये एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन है। यूनिसेलुलर फॉर्म्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों ही सिमिलर प्रोसेसेस होते हैं। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? मतलब नई चीज़ों का प्रोडक्शन। लेकिन ये नई चीज़ें क्या होती हैं? ऑफस्प्रिंग्स। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई तो बच्चा पेरेंट्स जैसा दिखेगा, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई तो थोड़ी बहुत वेरिएशंस आएंगी। तो चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, हमें तो रिप्रोडक्शन से मतलब है। तो क्या रिप्रोडक्शन दुनिया में मौजूद हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है या इसका कोई एक्सेप्शन है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो। बायोलॉजी में तुम जितना चीज़ों को सोचोगे, जितना रियल वर्ल्ड से रिलेट करोगे, उतने ही तुम्हारे कंसेप्ट दिमाग में घुसते चले जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? तो रिप्रोडक्शन में मैम बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं एंड वी नो द एक्सेप्शंस। कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, कुछ कपल्स बच्चों ऐसे होते हैं जो लाख कोशिशों के बावजूद भी पेरेंट्स नहीं बन पाते, क्योंकि उनके मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे इनफर्टाइल कपल्स भी क्या हो जाएंगे? रिप्रोडक्शन का एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन है मैम म्यूल। म्यूल कैसे बना है? हॉर्स और डंकी की मेटिंग से। अब ये हॉर्स एंड डंकी, दीज आर ऑफ 2 डिफरेंट स्पीशीज, यानी कि इनकी जो मेटिंग है वो हमने कराई है, ज़बरदस्ती कराई है, आर्टिफिशियल मेथड से कराई है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। लेकिन दिक्कत की बात क्या है बच्चों? इस म्यूल को जिसको हम खच्चर बोलते हैं, इसको हम अपने काम के लिए यूज़ करते हैं, बट दिस म्यूल बेचारा इज़ इनफर्टाइल, यानी कि ये नए ऑफस्प्रिंग्स पैदा नहीं कर सकता। उसी तरीके से और क्या एक्सेप्शन है बच्चों? बताओ। हाँ, हनी बी, इसमें वर्कर हनी बी। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, इस वजह से रिप्रोडक्शन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर, बल्कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। बात समझ में आई? इसके बाद आगे बात करें मेटाबॉलिज्म की। अब जैसे जब मैंने तुमसे पूछा था कि कोई भी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग, तो तुम्हारे मन में आया था कि जो चल फिर सके, जो सांस ले सके, जो डाइजेशन कर सके, या फिर और क्या होगा, जो जिसकी बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा हो, ब्लड का मूवमेंट हो रहा हो। तो बच्चों कुल मिला के ये सारी ही चीज़ें मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है लिविंग reactions taking place in our body। हमारी बॉडी में होने वाली लिविंग रिएक्शंस को ही हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब तुम्हें पता है जब ये बात रिएक्शन का आएगा तो या तो नई नई चीज़ें बनेंगी या बनी हुई चीज़ें टूटेंगी, है ना? तो उसी तरीके से मेटाबॉलिज्म की भी 2 टाइप्स है। कितने टाइप्स है बच्चों? 2 टाइप्स। First is the catabolism and another one is the anabolism. Catabolism and anabolism. ये नाम देखने में सेम से लगते हैं, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि किस में चीज़ें टूट रही हैं, किस में चीज़ें बन रही हैं। तो तुम्हें सिंपल से याद रखना है, कैटाबॉलिज्म मतलब होता है काटना, तो तुम बस एक कैंची बना लो, ठीक है? अगर कटाई हो रही है, कट रही है चीज़ें, तो कैटाबॉलिज्म, और अगर एडिशन हो रहा है, चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होगा? लार्ज मॉलिक्यूल्स will be broken down into simpler forms, और एनाबॉलिज्म में small molecules will add together to form
ए लार्ज मॉलिक्यूल। तो अब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस हमारी बॉडी में एक एग्जाम्पल बताओ और एक एनाबॉलिज्म प्रोसेस का एग्जाम्पल बताओ। सो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स एंड यहाँ पर स्मॉल molecules combine together to form larger molecules। ठीक है, यहाँ पर कैटाबॉलिज्म में काटना है, एनाबॉलिज्म में ऐड करना है। तो कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल अब तुम्हारे दिमाग में आ ही चुका होगा। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, फूड को सिंपल फॉर्म्स में तोड़ा जाता है ताकि बॉडी उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब। लेकिन अगर मैं एनाबॉलिज्म की बात करूं बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बताओ, फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि मैम हमें तो पता था कि फोटोसिंथेसिस में CO2 और वाटर को जोड़ के क्या बनाया जाता है, खाना, जिसको हम खाते हैं, जिसको आप खाते हो। तो एनाबॉलिज्म में फोटोसिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म में डाइजेशन। ठीक है, इसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब तुम कितना अवेयर हो अपने सराउंडिंग से, आर यू एबल टू रिस्पॉन्ड टू योर सराउंडिंग स्टिमुलस और नॉट। तो ये चीज़ें आती है कॉन्शियसनेस में। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस के अलावा एक और चीज़ होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस, एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल और केवल ह्यूमंस में मिलती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस टूवर्ड्स योर ओन बॉडी, है ना। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलता एक्सेप्ट ह्यूमंस। तो कॉन्शियसनेस मीन्स ability to perceive or respond to surrounding stimulus। ठीक है, found in all living organism। सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉन्शियसनेस तो बच्चों मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अभी हमने बात की थी किसकी, सेल्फ कॉन्शियसनेस की, यानी कि यही प्रॉपर्टी टुवर्ड्स सेल्फ। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द फीचर ऑफ ह्यूमंस। बात समझ में आई? सेल्फ कॉन्शियसनेस किस में मिलेगा, ह्यूमंस में, और कॉन्शियसनेस किस में मिलेंगे, सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कॉन्शियसनेस के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, कोई इसमें बड़ी तोप नहीं चलानी है। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिजम्स की, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के टाइप पे वी कैन कॉल देम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। मैम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स तो हमने अपनी 9th क्लास में पढ़ा था ना, लेकिन मैम वो लॉकडाउन में निकली थी तो हमें तो कुछ याद ही नहीं है। तो बच्चों प्रोकैरियोट्स मतलब जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और यूकैरियोट्स मतलब जो ट्रू या फिर हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसकी बॉडी में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उनकी बॉडी में होता है। मैम थोड़ा सा डायग्राम से समझा दो तो बच्चों तुम्हारी जो भी डिमांड है सारी फुलफिल की जाएगी। देखो ये है हमारे पास एक प्रोकैरियोट जिसका नाम है बैक्टीरिया। जैसे लड़कियों के पास इतराने के लिए बाल होते हैं, हाँ, वैसे ही हमारे प्रोकैरियोट्स के पास इतराने के लिए नहीं, चलने के लिए एक फ्लैजिला होती है विच इज कॉल्ड एज इट्स टेल। व्हाट इज इट? फ्लैजिला। ठीक है, अब इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी दैट विल बी सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर जो कवरिंग है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जाता है, ये साइटोप्लाज्म। अब बच्चों को इतना तो अच्छे से पता है कि हमारा जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, वो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स की दुख भरी कहानी तो यहीं से शुरू होती है, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए,
वो कहाँ पड़ा रहता है? साइटोप्लाज्म के अंदर. इनका जेनेटिक मटेरियल इज क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए, और साइटोप्लाज्म के जिस रीजन में ये पड़ा हुआ है दैट रीजन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड. ठीक है, ये सारी चीजें डिटेलिंग तुम सेल चैप्टर में ऑब्वियसली बातें पढ़ने वाली हो, बट मैं थोड़ा सा तुम्हें आइडिया दे रही हूँ. तो अब क्या होता है, डीएनए के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं, इनके पास राइबोसोम्स भी होते हैं. कौन से वाले राइबोसोम्स होते हैं इनके पास? 70S राइबोसोम. जिन बच्चों के दिमाग से स्लिप हो चुका है कि राइबोसोम क्या होते हैं, उनको मैं बता दूं दैट राइबोसोम्स आर द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी ऑफ अ सेल. तो प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम. और मजे की बात तो बच्चों ये है कि राइबोसोम चाहे प्रोकैरियोट्स में हो चाहे यूकैरियोट्स में हो, सबके अंदर ये होता है मेम्ब्रेनलेस. ठीक है, तो वही अगर मैं बात करके बताऊं तुम्हें अपने एक यूकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल में एग्जांपल ले लो एनिमल सेल. तो एनिमल सेल में क्या होता है, सारी चीजें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है. जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है हमारा जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए. उसके बाद बाहर की तरफ प्रेजेंट है हमारे पास, क्या प्रेजेंट है? गोल्जी बॉडी. ठीक है, गोल्जी बॉडी के बगल में हमारे पास प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया और ये छोटी छोटी वैक्यूल्स. थोड़ा सा मैं लेबलिंग भी कर देती हूँ ताकि तुम बाद में कंफ्यूज ना हो. दिस इज योर न्यूक्लियस, दिस इज योर लीनियर डीएनए, दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज योर गोल्जी बॉडी, दिस इज योर सेम साइटोप्लाज्म. ये वाला जो पूरा पार्ट है दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया. मतलब कुल मिला के तुम देख पा रहे हो कि वहां पर सारी चीजें मेम्ब्रेन बाउंड है, यहां पर चीजें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है. तो एक तो यही ऑर्गेनाइजेशन हो गया कि वेदर योर सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. दूसरी बात हम देख सकते हैं कि वेदर द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक ही सेल से बन के खत्म हो चुकी है या फिर मल्टीपल सेल से बनती है. अगर यूनिसेलुलर का एग्जांपल बताऊं तो इट विल बी अमीबा, यूनिसेलुलर फंगस, यीस्ट, और क्या हो सकते हैं? प्रोटिस्टा. ठीक है, मल्टी सेलुलर का अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो हम क्या हो जाएंगे? सारे ह्यूमन बीइंग, सारे मैमल्स, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं? मल्टी सेलुलर. अब मल्टी सेलुलर के बारे में एनसीईआरटी में बेहद इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है जो हमें पता है वैसे तो, बट कुछ हद तक एनसीईआरटी के शब्दों में उसको समझते हैं. एनसीईआरटी बच्चों बोलती है, जैसे मान लो हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन. एपिथेलियल टिश्यू बच्चों किसी भी ऑर्गन की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है. इसके और भी बहुत सारे फंक्शन है, बट मेजर फंक्शन हम मान के चल रहे हैं प्रोटेक्शन. तो क्या होगा? एक लेयर होगी जहाँ पे मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू. तो ये हो गया हमारा एपिथेलियल टिश्यू. अब इस टिश्यू के जो इंडिविजुअल सेल्स हैं दीज विल बी कॉल्ड एज एपिथेलियल सेल्स. एपिथेलियल सेल्स, जब मैं इन्हीं के अलग अलग सेल्स निकाल के रख दूं, ये एपिथेलियल सेल्स. तो एनसीईआरटी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि तुम्हें एज अ बायोलॉजिकल स्टूडेंट तुम्हें क्या लगता है कि एपिथेलियल टिश्यूज का जो काम प्रोटेक्शन देना है, क्या वो उसके इंडिविजुअल सेल्स का भी सेम काम होगा? क्या एपिथेलियल टिश्यू के इंडिविजुअल सेल्स भी प्रोटेक्शन देंगे? सो आंसर इज अ बिग नो. आंसर इज ए बिग नो. यानी कि ध्यान से सुनना मेरी बात, किसी भी टिश्यू की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके इंडिविजुअल सेल्स की वजह से नहीं आती, बल्कि सेल्स के बीच के इंटरेक्शन की वजह से आती है. यानी कि अगर ये एपिथेलियल टिश्यू एक दूसरे से दूर दूर पड़े हुए हैं सो दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू प्रोटेक्शन. लेकिन अगर ये साथ में मिलकर एक लेयर बना ले तो दे आर गोइंग टू गिव यू द प्रोटेक्शन. तो यहां से एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन कंक्लूड हुई है दैट द प्रॉपर्टी ऑफ ए टिश्यू is not due to the cells but
ड्यू टू द अंडरलाइंग interaction among its constituent cells। अंडरलाइंग इंटरेक्शन जो हो रहा है सेल्स के बीच में, वही सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी टिश्यूज़ की प्रॉपर्टी लाना। ये सेम चीज़ टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, सारे ही लेवल पे ये चीज़ वैलिड होती है। समझ में आया? कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब लिविंग वर्ल्ड में हमने ये जो चीज़ पढ़ी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक, अब तुम बच्चों मुझे बताने जा रहे हो कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा और कौन सा डिफाइनिंग फीचर होगा। जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है ग्रोथ, उसके बाद रिप्रोडक्शन, देन मेटाबॉलिज्म, then consciousness, and then cellular organization। और इस तरफ हमने लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड डिफाइनिंग फीचर। जस्ट टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर। क्या ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या फिर डिफाइनिंग फीचर है? तो मैम, ग्रोथ इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर बट ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर। क्यों? क्योंकि ग्रोथ को नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी शो करते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर बट रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे एक्सेप्शंस देखने को हमें मिले थे। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेटाबॉलिज्म की, तो मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है और डिफाइनिंग फीचर भी है, क्योंकि जो भी लिविंग है उसकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस तो चल ही रही होती है। समझ में आया? उसके बाद वी हैव कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस तो मैम हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है, सो इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर। देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हो उसकी बॉडी या तो सेल की बनी होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो या तो प्रोकैरियोट्स की बनी होगी या यूकैरियोट्स की बनी होगी, या तो वो यूनिसेलुलर होगा या वो मल्टीसेलुलर होगा। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर एज वेल एज डिफाइनिंग फीचर। तो हमारे इस टेबल में मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बताओ, समझ में आया? कोई डाउट? ये हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। चलो, तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक जो हम सबके एनसीईआरटी में कवर्ड है, चाहे वो न्यू एनसीईआरटी हो चाहे वो पुरानी एनसीईआरटी हो। चैप्टर को आगे ले जाने से पहले मैं तुम्हें इनसे थोड़ा सा रूबरू कराना चाहूंगी। दिस साइंटिस्ट इज अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर, अर्नस्ट मेयर ने सही में अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रेप्यूटेशन या वैल्यू अर्न की थी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ये बेचारे जो साइंटिस्ट हैं, इनका बर्थ हुआ था 1904 से 2004, मतलब 100 साल की उम्र कंप्लीट कर इनकी डेथ हो गई थी। मैं तुम्हें वही पॉइंट्स बताती हूँ जो तुम्हारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बच जाते हैं। तो सबसे पहली बात बच्चों, इनको कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। एक तो वो डार्विन है, चार्ल्स डार्विन, जो हम कहाँ पढ़ते हैं? इवोल्यूशन में। अगर हम 20th सेंचुरी के डार्विन की बात करें तो दैट इज अर्नस्ट मेयर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है? मेयर जो होते थे इनको 3 प्राइजेस दिए गए थे, जिनको हम कहते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। वो 3 प्राइजेस क्या क्या थे बायोलॉजी के? एक तो था बल्जान प्राइज, कब? 1983 में। फिर इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, और उसके बाद द क्रेफूड प्राइज। समझ में आया? तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में क्या है, ये 20th सेंचुरी के डार्विन कहलाए जाते हैं, और इनको बायोलॉजी का ट्रिपल क्राउन मिला था, जिसमें 3 प्राइजेस थे। क्या क्या? बल्जान प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड द क्रेफूड प्राइज। ठीक है। उसके अलावा जो बेहद इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, ही गेव बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। सारी बातें याद रखो या ना रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें याद रखनी है। अर्नस्ट मेयर ने ही स्पीशीज को डिफाइन करने के लिए एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट भी दिया था। समझ में आया? तो चलो
आप चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी स्पीशीज कितने टाइप की है और कितना उसका नंबर है। सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, द नंबर ऑफ स्पीशीज प्लस टाइप्स ऑफ स्पीशीज, ये दो टर्म्स आते हैं। पहला तो नंबर ऑफ स्पीशीज और दूसरा टाइप्स ऑफ स्पीशीज, इसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी क्या है? द नंबर एंड टाइप्स ऑफ स्पीशीज जो किसी भी हैबिटेट में मिल रहे हो। ठीक है, समझ में आया? अब साइंटिस्ट जब ये चीज़ को एस्टिमेट कर रहे थे तो उन्हें अंदाज़ा लगाया कि हमारे जो स्पीशीज़ है वो लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन है। बायोडाइवर्सिटी बच्चों एक पूरा कंप्लीट चैप्टर है अपनी 12th क्लास की इकोलॉजी वाले पोर्शन में। वहां पर एक साइंटिस्ट का नाम गिवन है रॉबर्ट मे। रॉबर्ट में साइंटिस्ट जो थे, इकोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने ये बोला कि नहीं भाई, जो स्पीशीज है ना वो लगभग 7 मिलियन है जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, जिसमें से आधी से भी ज़्यादा स्पीशीज़ के बारे में हमें अभी अच्छे से पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। और ये बात सच है कि काफ़ी स्पीशीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, हमें नहीं पता इतनी डिटेल। तो कुल मिला के अगर तुमसे कोई पूछे कि बायोडाइवर्सिटी में स्पीशीज़ की रेंज कितनी है, सो इट इज़ गोइंग टू बी 1.7 टू 1.8 मिलियन। समझ में आया? सो बायोडाइवर्सिटी क्या है? द नंबर and type of organisms present on the earth is your biodiversity। समझ में आया? अब बेहद जरूरी बात, ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली बात। इस लाइन को समझने के लिए सीधी सी बात है, जैसे मान लो आज तुम एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बैठे हो, तुमने एनसीईआरटी की पहली रीडिंग लगाई, ठीक है, कुछ चीज़ें समझ में आई। एनसीईआरटी की दूसरी रीडिंग लगाई तो तुम्हें अपने पढ़े हुए एरिया में से भी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। अरे यार, ये पहले तो दिमाग में आया नहीं, ये अब समझ में आ रहा है। तुम थर्ड टाइम रीडिंग लगाओगे तो तुम्हें अपने पढ़े हुए एरिया में से फिर से नई लाइन मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई एक जंगल का एरिया है, ठीक है, हमने यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक। तो जैसे जैसे हम जंगल की गहराइयों में जाते जाएंगे वैसे वैसे सिंपल सी बात है, हमें नई नई ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। लेकिन जब हम अपनी रिटर्निंग जर्नी फिर से नए ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकते हैं। सो एनसीईआरटी इज सेइंग वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर द न्यू एरियाज एंड इवन द ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो बस जैसे हमारी एनसीईआरटी के साथ है, कितनी भी बार पढ़ लो हमेशा कम ही रहता है क्योंकि नई नई चीज़ें मिलती रहती है। तो सेम इज द केस विद द बायोडाइवर्सिटी एंड योर एक्सप्लोर्ड एरिया। समझ में आया? इसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। जैसे मान लो तुम किसी नए घर में शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है, तुम सारा सामान ले आए, मसाले हैं या फिर अपना खाने का स्नैक्स वगैरह है या कोई भी चीज़ें हैं जो तुम्हें अपने घर में सजानी है। तो तुम्हें चीज़ों को क्लासिफाई करना पड़ेगा कि भाई मसाले इधर रखेंगे, स्पाइसेस इधर रखेंगे, मैगी नूडल्स वगैरह इधर रखेंगे, ये वाला दाल वगैरह इधर रखेंगे, ये इधर रखेंगे। यानी कि तुमने अपने घर के राशन को ही क्लासिफाई कर दिया। तो जब हमारे पास 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ है तो उनको भी तो अलग अलग कैटेगरीज में बांटना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो वही वो बोलता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है चीज़ों को कन्वीनियंट कैटेगरीज में बांट देना। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दिस कैटेगराइजेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मान लो तुम्हारे घर पे ये 2 बॉटल्स थी, ठीक है, इस पे लिखा हुआ था बॉर्नविटा, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ था मान लो हॉर्लिक्स, ठीक है, और एक और बॉटल थी, इसमें लिखा हुआ था कॉफी, ठीक है। तो तुमने ऊपर से नाम पढ़ा, ब्रू है, हॉर्लिक्स है, बॉर्नविटा है, तो चलो इनको एक कैटेगरीज में हम शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन हमें तो पता है हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं, बॉर्नविटा के डिब्बे में भी दाल चावल मिल जाएंगे या फिर अपने हॉर्लिक्स के डिब्बे में कोई दाल वगैरह मिल जाएंगी। तो तुमने तो बाहर देख के कैटेगराइज कर दिया कि इन तीनों को हमें एक ही कैटेगरी में रखना है क्योंकि हम इन तीनों चीज़ों को दूध में मिला के पीते हैं। लेकिन
दिस कैटेगराइजेशन वॉज ऑन द बेसिस ऑफ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन जब बच्चों ने ढक्कन खोल के देखा तो वहां पर पाया कि इस हाँ दाल थी, केवल यही डिब्बा था जिसमें वास्तव में कॉफी थी। तो यानी कि तुम्हारा क्लासिफिकेशन तो गड़बड़ा गया। तो क्लासिफिकेशन जो हम सिंपली कर रहे हैं चीज़ों को बस ऐसे देख के, वो उतना रिलायबल फैक्टर नहीं है। चीज़ों को हमें अंदर से भी देखना पड़ेगा, और जब हम चीज़ों को अंदर से देखते हैं तो वही हम बात करने लग जाते हैं टेक्सोनॉमी की। समझ में आया? तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, For example, we can easily recognize groups such as plants or animals or dogs or cats or insects. कैसे पता है? क्योंकि हमें कुछ जनरल से कैरेक्टरिस्टिक पता है। प्लांट होगा तो वो लंबा होगा, उसकी ब्रांचेस होंगी, लीव्स होगी। एनिमल होगा तो कैसा दिखेगा, डॉग, कैट्स, हमें सबको देख रखा है और उसकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब उनकी अंदरूनी विशेषताओं को देखा जाता है। सो नेक्स्ट कम द ब्रांच टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में हम मॉर्फोलॉजी के साथ साथ इंटरनल फीचर्स भी देखते हैं। हम बेसिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं। तो जो भी साइंटिस्ट टेक्सोनॉमी से रिलेटेड होते हैं उनको हम नाम देते हैं टेक्सोनॉमिस्ट। ठीक है, सो बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। टेक्सा क्या है मैम? टेक्सा इज अ ग्रुप। जैसे तुमने लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनको कैटेगरी में बांटा है ना, कि इंसेक्ट्स में आएगा, या फिर ये मॉलस्का है, या मैमल है, या फिर चिड़िया है। तो ये जो कैटेगराइजेशन है ये इंडिविजुअल कैटेगरी इज द टेक्सा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जो तुम कैटेगरीज में बांट रहे हो उनको, दैट इज टेक्सोनॉमी। बट द थिंग इज कि टेक्सोनॉमी किस चीज़ पे बेस्ड है? एक्सटर्नल प्लस इंटरनल स्ट्रक्चर्स। इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या देख सकते हो? सेल का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट का प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, या फिर और भी बहुत सारे डिटेलिंग हम चेक कर सकते हैं। सो क्लासिफिकेशन से थोड़ा एडवांस्ड फॉर्म क्या हो जाती है हमारी टेक्सोनॉमी। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टेक्सोनॉमी के लिए तुम्हें 4 बेसिक प्रॉपर्टीज चाहिए होती है, और ये 4 बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है? सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन एंड देन नॉमेनक्लेचर। मतलब मान लो मैं ऐसे जंगल में जा रही हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, मुझे वहाँ पर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म दिखता है जिसके ऐसे एंटीने हैं, ऐसे बॉडी है और ऐसे ऐसे हाथ पैर है, ठीक है, और ये उड़ता भी है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको देखूंगी तो मैं सोचूंगी इसके एंटीने हैं, चलो इसके पास एंटीना है, इसके पास 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग है ना। उसके बाद इसकी बॉडी में थोड़े थोड़े सेगमेंट्स हैं, सेगमेंटेड बॉडी है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ के मेरे दिमाग में क्या आएगा? अरे ये तो इंसान है। ऐसा आएगा क्या? नहीं आएगा ना, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ के हमें पता है कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स तो इंसेक्टा के होते हैं। तो मैं क्या करूंगी, पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखूंगी और उसके बाद आइडेंटिफाई कर लूंगी कि ये किस कैटेगरी का मेंबर हो सकता है। कैटेगरी आइडेंटिफाई कर ली, नाम मतलब उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या है, तो उसके बाद क्या करेंगे हम? उसका क्लासिफिकेशन, उसको उसकी कन्वीनियंट कैटेगरी के हिसाब से हम डाल देंगे। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि मैंने पहली बार देखा है, मैं साइंटिस्ट के पास ले गई, उन्होंने भी पहली बार देखा इसको। तो अब हम क्या करेंगे, इसका नामकरण देंगे। क्या करेंगे? नामकरण। ठीक है, नामकरण के लिए हम हवन वगैरह करवाएंगे, लोगों को बुलाएंगे, पंडित को बुलाएंगे, ओम रैंग रींग क्लींग, हाँ चामुंडा बच्चे नहीं। नामकरण करने के लिए हम जाएंगे ऑर्गेनाइजेशंस के पास विच इज कॉल्ड एज ICBN और ICZN, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हमें 4 चीज़ें समझ में आ गई टेक्सोनॉमी के लिए। सबसे पहले कैरेक्टर्स देखो, फिर आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करने के बाद उसे क्लासिफाई करो, और क्लासिफाई करने के बाद अगर उसके पास नाम नहीं है तो उसको नया नाम दे दो। ठीक है, समझ में आया? टेक्सोनॉमी के बाद नेक्स्ट ब्रांच इज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स की मेजर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी देखता है। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो कोका कोला, ठीक है, जैसे ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ है वैसे इन चीज़ों का भी इवोल्यूशन होता है। कंपनी नई नई चीज़ों को लॉन्च करती है, प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है। तो मान लो अज्यूम करके चलते हैं कि पहले कोका कोला की बॉटल कुछ ऐसी थी, ठीक है, उसके बाद कोका कोला की बॉटल कुछ ऐसी हुई,
ठीक है। अब फिर मान लो कोका कोला की बॉटल कुछ ऐसी हुई, मान के चल रहे हैं हम, तो क्या है तो ये सब कोका कोला ही, लेकिन इनमें इवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं, यानी कि है ये सब एक ही कैटेगरी के मेंबर, लेकिन हम इनमें इवोल्यूशनरी चेंजेस भी देख रहे हैं कि पहले इसके एंसेस्टर कैसे थे, फिर कैसे हुए, फिर कैसे हुए। तो सिस्टमैटिक्स को हम लिख सकते हैं, सिस्टमैटिक्स इज इक्वल्स टू टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। मैम एक तो हम बायोलॉजी में नाम से ही परेशान हैं, ऊपर से आप ये नए नए नाम बता रही हो, तो कुछ नहीं है, फाइलोजेनी मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई तो कर रहे हो, अंदर की प्रिंसिपल बाहर के प्रिंसिपल को चेक तो कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी कंसिडर कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टमैटिक्स। तो एनसीईआरटी बोल रही है सिस्टमैटिक्स एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है सिस्टमा, और सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट, Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publications. Linnaeus ने बहुत काम किया है ऑर्गेनिजम्स के नॉमेनक्लेचर में, टेक्सोनॉमी वगैरह में, तो उनकी जो बुक पब्लिश हुई थी उसमें भी इन्होंने नाम क्या रखा था, सिस्टमा नेचुरा। समझ में आया? तो ये हमारी बात हो जाती है सिस्टमैटिक्स की। तो सिस्टमैटिक्स में क्या क्या आ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, मतलब टेक्सोनॉमी की सारी बातें आ जाएंगी, और उसके अलावा आ जाएगा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, समझ में आया? तो तीनों ही चीज़ों में बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी बातों का ही डिफरेंस है। तो ये आगे हमारे परम पूजनीय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को हम बोलते हैं फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर। नामकरण के जो पंडित जी थे वो कौन थे, हमारे कैरोलस लीनियस। ठीक है। अब इन्होंने सच में बच्चों बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर ये नहीं होते ना तो आज हम आम को कहीं पे आम बोलते, कहीं लंगड़ी आम बोलते, कहीं कुछ बोलते, कहीं कुछ बोलते, और समझ भी नहीं आती चीजें, है ना। तो कैरोलस लीनियस ने बोला सारी बात खत्म, आज से हर स्पीशीज का केवल एक नाम होगा, वही एक नाम ग्रंथों में लिखा जाएगा, सारी की सारी साइंस की जो बुक्स हैं वहां लिखा जाएगा, और वही एक्सेप्टेबल होगा। समझ में आया? तो कैरोलस लीनियस गेव बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, और ये जो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर था वो था बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। यानी कि जिसका भी तुम्हें बायोलॉजिकल नामकरण करना है उसके नाम में दो चीजें होंगी। जैसे मान लो मेरा नाम है अमीशा सारस्वत, है ना, तो मेरे नाम में दो ही टर्म्स होंगे, और यही चीज एप्लीकेबल होगी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम के साथ। इसलिए दो टर्म्स की वजह से इसे कहा जाता है बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। लेकिन मैम ये नाम रखेगा कौन? क्या हमें किसी पंडित को बुलाना पड़ेगा या आपके पास आना पड़ेगा? तो नहीं बच्चों, ये नाम रखती है ऑर्गेनाइजेशन ICBN एंड ICZN। ICBN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। वहीं ICZN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो जूलॉजी से रिलेटेड सारे नाम ICZN रखते हैं, और बॉटनी से रिलेटेड सारे नाम कौन रखता है? ICBN। वही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जैसे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, तो उसके लिए अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि ICVN फॉर वायरस एंड ICNB फॉर बैक्टीरिया। बट हमें बस यही दोनों ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद करने हैं। तो समझ में आया कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किसका नाम रखेगी? गुड। अब जब इन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है तो उसके कुछ रूल्स भी होंगे, है ना। तो रूल्स क्या है? सबसे पहला रूल है ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, और उन टू कंपोनेंट्स में से पहला कंपोनेंट होगा जेनेरिक नेम एंड द सेकेंड कंपोनेंट विल बी स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब पहला वर्ड होगा जीनस और दूसरा वर्ड होगा स्पीशीज।
जैसे अगर मैं अपने नाम को इस अकॉर्डिंग लिख के दिखाऊं तो मेरा नाम हो जाएगा सारस्वत अमीशा, ठीक है। तो सारस्वत इज द जीनस, अमीशा इज द स्पीशीज। उसके बाद कहते हैं, अब इसके क्या क्या रूल्स है वो समझना। सबसे पहली बात, नाम लैटिन भाषा में लिखे जाने चाहिए, ठीक है। लैटिन कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है हमें? लैटिन। दूसरा, जब ये लिखे जाएंगे हाथों से तो दीज मस्ट बी, एक सेकेंड, हाँ, क्या होता है, ये लैटिन भाषा में होने चाहिए पहली बात। अगर लैटिन भाषा में नहीं है तो उनको लैटिनाइज करा जाना पड़ेगा, लैटिन में पहले कन्वर्ट करो तब उसका नाम तुम लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट वर्ड इज द जीनस एंड द सेकेंड वर्ड इज द स्पीशीज, ये हमें पता है। दोनों ही वर्ड्स व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। ये जो इटैलिक्स है यहाँ पर वो प्रिंटेड वाला है कि अगर तुम प्रिंट कर रहे हो यानी कि तुम टाइप कर रहे हो तो इटैलिक्स में लिखना है, और अगर तुम हाथों से लिख रहे हो तो सेपरेटली अंडरलाइन करना है। क्यों करें? कोई जोर जबरदस्ती है? तो हाँ बच्चों, जोर जबरदस्ती है, क्योंकि इट इंडिकेट्स देयर लैटिन ऑरिजिन। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो ऐसा किया जाता है जस्ट टू इंडिकेट कि इनका ऑरिजिन कैसा है बच्चों, लैटिन। उसके बाद द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर while the specific epithet starts with a small letter। जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है बच्चों, बताओ बताओ बताओ, मैंगो का छोड़ो, तुम पहले अपना ही बता दो। हमारा इंसानों का साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सैपियंस, ठीक है। तो जीनस का पहला लेटर कैपिटल है लेकिन स्पीशीज का पहला लेटर क्या है? स्मॉल। अब मानो मैं ये हाथों से लिख रही हूं तो मुझे होमो और सैपियंस दोनों को ही सेपरेटली अंडरलाइन करना है और सिंगल लाइन से ही अंडरलाइन करना है, दो लाइन्स हमें यूज नहीं करनी है, ठीक है। क्यों किया गया है? जस्ट टू इंडिकेट द लैटिन ऑरिजिन। Name of the author appears after a specific epithet that is at the end of biological name and is written in abbreviated form। जैसे मान लो इंसानों का बायोलॉजिकल नाम मैंने रखा तो मैं ये नहीं लिखूंगी होमो सैपियंस अमीशा सारस्वत, ऐसे नहीं लिखना है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे होमो सैपियंस एमी, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो ध्यान से सुनो। अगर तुम इनको टाइप कर रहे हो तो ये पूरा इटैलिक्स में होगा, ये पूरा इटैलिक्स में होगा, बट ये इटैलिक्स में नहीं होगा। या फिर अगर तुम इसको हैंड रिटन कर रहे हो तो तुम्हें इसको तो सेपरेटली अंडरलाइन करना है लेकिन इसको अंडरलाइन नहीं करना है। समझ में आया? सो रिटन इन एब्रिविएटेड फॉर्म, लिन मतलब यहाँ पे है दिस वॉज आइडेंटिफाइड बाय लीनियस, इसको डिस्क्राइब लीनियस ने किया था, ठीक है। तो यहां पर ये ऑथर का नेम इंडिकेट करता है दैट द स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। पूछ लेगा डिस्क्राइब किया था, डिस्कवर किया था, ओरिजिनेट किया था, तो क्या किया था इस ऑथर ने? इस स्पीशीज को डिस्क्राइब किया था, इसीलिए उस ऑथर का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे एब्रिवेटेड फॉर्म में। समझ में आया? तो जैसे नीट में अभी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन है और तुम्हें बताना है कि कौन सा नाम सही लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है मैंजीफेरा इंडिका, फिर लिखा हुआ है मैंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। ये सब प्रिंटेड फॉर्म में तो तुम्हें अंडरलाइन वाला कंसेप्ट नहीं लगाना। और फिर लिखा हुआ है मैंजीफेरा इंडिका लिन, और फिर लिखा है मैंजीफेरा इंडिका लिन। कौन सा सही है? कौन सा नॉमेनक्लेचर? सो दैट नॉमेनक्लेचर इज ऑप्शन नंबर 4, शाबाश, मैंजीफेरा इंडिका लिन। क्यों है ये लिन? क्योंकि पहला लेटर कैपिटल, स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल, ये क्या है? एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ इट्स ऑथर। और ये ऑथर का नाम क्या दिखा रहा है? दैट इज स्पीशीज वॉज डिस्क्राइब्ड
बाय कैरोलस लिनियस। समझ में आ गया नामकरण के क्या क्या रूल्स हैं? ये रूल्स है जिसके बाद हमें अपने चीज का, स्पीशीज का नामकरण करना है। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। तो हमने चीज़ों को, ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली जिन कैटेगरीज में बांटा हुआ है वो कैटेगरीज यहाँ पे लिखी हुई है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। किसी किसी को तो ये आसानी से याद हो जाता है, किसी किसी को याद नहीं होता, तो कैसे याद करें? तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है? ट्रिक है कोहली प्लेज क्रिकेट on flat ground surface। कोहली प्लेस क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, ठीक है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब यहाँ पर मैम आपने देखा होगा, हमें भी दिख रहा है कि फाइलम के ब्रैकेट में और लिखा है और डिवीजन। तो घबराने की बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि जो फाइलम वर्ड है ये यूज किया जाता है एनिमल्स के लिए, और ये जो डिवीजन वर्ड है ये यूज किया जाता है प्लांट्स के लिए। समझ में आ गया? अब मजे की चीज क्या है, जैसे जैसे हम स्पीशीज से ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर्स विल डिक्रीज। वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते चले जाएंगे बच्चों? डिसीज। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो किंगडम हमारे पास है एनिमेलिया, तो किंगडम एनिमेलिया में कॉकरोच भी आता है, किंगडम एनिमेलिया में हाइड्रा भी आता है, किंगडम एनिमेलिया में ह्यूमंस भी आते हैं। क्या किसी भी बेसिस पे तुम बोल सकते हो, कभी जन्म में भी सोच सकते थे कि सारे एक ही चीज़ के मेंबर आते हैं, एक ही किंगडम में आते हैं? नहीं ना, क्योंकि इस तीनों के ही कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो क्या होगा, जैसे जैसे तुम ऊपर चलते चले जाओगे वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स के बीच के जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका नंबर क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे बताओ कि क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट क्या है? इज इट स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम? तो मैम वी नो द आंसर दैट द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज। स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बात समझ में आई? So we have कोहली plays cricket on flat ground surfaces। इस चीज को तुम्हें अच्छे से याद करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अब हमें इन सारी कैटेगरीज को अच्छे से रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? स्पीशीज की बात करते हैं। तो बच्चों स्पीशीज की तो काफी सारी डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन ये बोलती है कि स्पीशीज ऐसे मेंबर्स होते हैं जो देखने में एक जैसे लगते हो, ठीक है? दूसरी डेफिनेशन बोलती है कि स्पीशीज ऐसे मेंबर होते हैं जिनका जीन पूल सेम हो। यानी कि स्पीशीज की अलग अलग डेफिनेशंस क्या है? स्पीशीज टर्म दिया था जॉन रे ने। स्पीशीज की डेफिनेशन क्या है? सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। जैसे तुम्हें पता हो तो क्या है, कॉकरोच है। कॉकरोच की बहुत सारी स्पीशीज होती है। एक ब्लैक कॉकरोच होता है, एक ब्राउन कॉकरोच होता है। देखने में तो कॉकरोच है बट स्पीशीज अलग अलग है। जैसे तुम्हारी एनसीईआरटी में जो कॉकरोच है वो है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। एक और कॉकरोच होता है ब्लाटा ओरिएंटालिस। दोनों का ही स्पीशीज नेम सेम है। तो यानी कि ये डेफिनेशन इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है। इसकी डेफिनेशन बोलती है मेंबर्स who share common जीन पूल। जीन पूल का मतलब होता है टोटल कलेक्शन ऑफ जीन्स जो एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो जीन पूल जो शेयर करेगा वो क्या हो जाएगा? एक स्पीशीज का मेंबर। तीसरी डेफिनेशन जो बहुत ही ज्यादा रिलायबल है वो डेफिनेशन है किसकी? अर्नस्ट मेयर की। किसके ऊपर? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और इस चीज को कहा जाता है
बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। ध्यान से सुनना इस चीज़ के बारे में, क्या बात बोलते हैं ये। स्पीशीज ऐसे मेंबर होते हैं जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड रहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक आइलैंड था, इस आइलैंड में अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म रहते थे, ठीक है। कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आई कि जो आइलैंड है वो बीच में से ऐसे ब्रेक हो गया। अब ये वाला जो एरिया है वो सेपरेट हो गया, ये वाला जो एरिया है वो सेपरेट हो गया, और इनके बीच में आ गई क्या? पानी। अब बेचारों के पास शिप भी नहीं है, तो यहाँ से कोई यहाँ जा ही नहीं सकता। अब क्या होगा कि यहाँ के मेंबर्स जो हैं वो आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे, यहाँ के मेंबर्स आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे, म्यूटेशन आएंगी, वेरिएशन आएंगी, और एक टाइम बाद इतनी वेरिएशंस आ जाएंगी कि ये दोनों ही स्पीशीज़ अलग अलग नाम से जानी जाएंगी। ये स्पीशीज़ ए हो जाएगी और ये स्पीशीज़ बी हो जाएगी। कैसे पता चला? क्योंकि आगे जाके जब तुम ए और बी स्पीशीज़ को साथ में भी लाओगे तो ये आगे जाके रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी। समझ में आया? जैसे इंसान है, इंडिया का इंसान है, नेपाल का इंसान है, अफ्रीका का इंसान है, वी आर एबल टू रिप्रोड्यूस विद ईच अदर। क्यों? क्योंकि हम कितना भी आइसोलेटेड हो बट वी हैव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। लेकिन वहीं अगर हाथी हो, एलिफेंट हो, जिसको ले जाना ही पॉसिबल नहीं है, तो वो एक ही जगह पर रह कर आपस में रिप्रोड्यूस कर करके नई स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बस बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज वही होता है। क्या होता है? Members of a species are reproductively isolated from members of other species and can interbreed among themselves naturally। ठीक है, तो तीनों ही डेफिनेशन अपनी अपनी जगह पर सही है, बट जो मोस्ट एक्सेप्टेड या जो मोस्ट यूज्ड डेफिनेशन है वो है हमारे पास अर्नस्ट मेयर की बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। समझ में आया? तो अब यहीं से हम शुरुआत करते हैं स्पीशीज की। तो स्पीशीज ने क्या बोला है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एक दूसरे के साथ शो करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है मैंजीफेरा इंडिका। इंडिका इज अ स्पीशीज। सोलेनम ट्यूबरोसम, जिसको हम पोटैटो बोलते हैं, तो ट्यूबरोसम इज अ स्पीशीज। पैंथेरा लियो इज अ स्पीशीज। और मैंजीफेरा इंडिका क्या है? मैंगो। सोलेनम ट्यूबरोसम क्या है? पोटैटो। पैंथेरा लियो क्या है? लाइन। ठीक है, तो ये जो तीनों ही नेम है इसमें इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारा स्पेसिफिक एपिथेट्स यानी कि स्पीशीज। वाइल द फर्स्ट वर्ड्स लाइक मैंजीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा आर द जीनस, जेनराज होते हैं। एंड दीज रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सन और कैटेगरी। यानी कि अभी हमने जो पीछे पढ़ा था ये स्पीशीज से भी हायर लेवल क्या है? जीनस। और ये जो इंडिविजुअल कैटेगरीज है यही क्या है? टेक्सॉन। क्योंकि टेक्सोनॉमी में लिखा था ना, ऑर्गेनिज्म को कैटेगरी या फिर टेक्सॉन में कैटेगराइज किया गया है, तो यही वो टेक्सॉन है। नीचे से ऊपर जाओगे तो हायर लेवल, ऊपर से नीचे जाओगे तो लोअर लेवल। ठीक है, इसके बाद each genus may have one or more than one specific epithet representing different organism but having morphological similarity। मैम इतनी अंग्रेजी तो हमें नहीं आती। तो देखो बच्चों, ह्यूमंस के इवोल्यूशन की बात करें तो तुम पढ़ोगे होमोजीनस है। ठीक है, तो होमोजीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज आती थी, जैसे होमो सैपियंस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। ये डिफरेंट स्पीशीज है जो होमोजीनस के ही अंदर आती है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पीशीज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। ये सारे ही डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है बट कुछ हद तक दे शोज मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी। ये तुम देख के बता सकते हो कि ये इंसानों के ही पूर्वज हैं या फिर आगे जाके क्या बन सकते हैं या ये क्या है। ठीक है, दूसरी बात,
पैंथेरा हैज अनदर स्पीशीज कॉल्ड टिग्रिस, सोलेनम एंड निग्रम। ये मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। देखो ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पर मैंने तुम्हारी जो भी एनसीईआरटी में मेंशन है सारी चीजें बताई हैं। दिस इज सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम एक जीनस है सोलेनम, उसमें क्या क्या स्पीशीज आ गई, ट्यूबरोसम आ गया, नाइग्रम आ गया एंड मेलोंजिना आ गया। सोलेनम ट्यूबरोसम इज योर पोटैटो, ये क्या है तुम्हारा, इसको नॉर्मल मकॉय, ठीक है, कुछ इस टाइप का है। इसके बाद सोलेनम मेलेनोजेना क्या है हमारा, ब्रिंजल। तो एक सोलेनम की तीन स्पीशीज आ गई, ट्यूबरोसम, नाइग्रम और मेलेनोजेना। उसके बाद पैंथेरा, पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा पार्डस, पार्डस पैंथेरा लियो, लियो इज योर लाइन। तो सेम जीनस कैन हैव मल्टीपल स्पीशीज, ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। वहीं मैं बात करूं शेर की मौसी बिल्ली जी, तो बिल्ली का जीनस ही अलग है। बिल्ली का जीनस क्या है, फेलिस कैटस। तो पैंथेरा इज अ सेपरेट जीनस एंड फेलिस इज अ सेपरेट जीनस, जो किसके लिए डेडिकेटेड है, कैट के लिए। तो यहां पर वही गिवन है। हाँ, सोलेनम इंक्लूड स्पीशीज लाइक नाइग्रम, मेलोंजेना. Human beings belong to the species sapiens, which is grouped in the genus Homo. The scientist name thus for human beings is Homo sapiens. तो ये पूरा पैराग्राफ हमें क्लियर हो गया। सिंपल बात है। सोलेनम की 3 स्पीशीज है, क्या क्या याद करो, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम एंड सोलेनम मेलोंजिना, ठीक है। पैंथेरा की क्या क्या थी, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, है ना। उसके बाद कैट की क्या थी, फेलिस कैटस। चलो मैम, वेरी गुड, क्लियर हो गया। जीनस की बात करते हैं, तो जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। रिलेटेड स्पीशीज के ही ग्रुप को हम नाम देते हैं जीनस। समझ में आया। विच हैज मोर कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अनदर जीनस। यानी कि यहां पर पैंथेरा के अंदर जो भी कैटेगरीज आती है ये आपस में सिमिलर है एज कंपेयर टू मेंबर ऑफ डिफरेंट जीनस, ठीक है। काफी हद तक ये ज्यादा सिमिलर है एज कंपेयर टू कैट। Next, we can say that genera are aggregates of closely related species. ठीक है, हमें समझ में आ गया। Potato and brinjal are 2 different species, लेकिन दोनों ही किस जीनस को बिलोंग करती है बच्चों, सोलेनम को। उसी तरीके से लाइन विच इज पैंथेरा लियो, लेपार्ड विच इज पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर विच इज पैंथेरा टिग्रिस विद सेवरल कॉमन फीचर्स, सबके सब किस जीनस में है, पैंथेरा में। और यही जीनस दूसरे जीनस से डिफरेंट करता है विच इज फेलिस विच इंक्लूड्स कैट। सारी चीजें इस डायग्राम में तुम्हारी क्लियर हो रही है। समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी फैमिलीज की। फैमिलीज क्या है, फैमिलीज में अब क्या आएंगे तुम्हारी, जो पहली बात तो ये है कि अब तुम फैमिलीज में ऊपर जा रहे हो, तो इसमें क्या है, जो सिमिलैरिटीज हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में वो कम होती चली जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज। जब भी तुम किसी भी प्लांट स्पीशीज को फैमिली में डाल रहे हो तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। कौन कौन से मैम, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एंड वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक का सिंपल मतलब है तुम्हारे सोमैटिक कैरेक्टरिस्टिक, और रिप्रोडक्टिव में रिप्रोडक्शन वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। तो दोनों ही कैरेक्टर्स को तुम्हें इंक्लूड करना है। जीनस है सोलेनम, पेटूनिया एंड दतूरा। जैसे फैमिली है सोलेनेसी, सी लग जाए किसी के पीछे तो समझ जाना दिस इज अ फैमिली। तो इसमें एनसीईआरटी बोल रही है हमने 3 जीनस डाल रखे हैं, सोलेनम, पेटूनिया एंड दतूरा। क्या है ये तीनों जीनस है, किस बेसिस पे डाले होंगे, इनके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। उसके बाद बोला है एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो जीनस पैंथेरा जिसमें लाइन, टाइगर, लेपार्ड आते हैं, उनको हमने फेलिस जीनस के साथ फेलिडी फैमिली में रखा हुआ है। यानी कि ये जो कैट है जिसका नाम क्या था, फेलिस कैटस, ये फेलिस पैंथेरा के साथ मिलकर किस फैमिली में आ चुकी है, फेलिडी।
ठीक है। फैलिडी फैमिली का मेंबर है कौन? कैट। और फैलिडी फैमिली में कौन कौन से जीनस रखे हैं? फैलिस एंड पैंथेरा। सिमिलरली अगर तुम कैट्स और डॉग्स के बीच में देखो तो यहाँ पर तुम्हें कुछ सिमिलैरिटीज भी दिखेंगी, कुछ डिफरेंसेस भी दिखेंगे। जैसे कैनाइंस वगैरह तुम देख सकते हो तो कुछ हद तक सिमिलर है, बट डिफरेंसेस काफी सारी हैं। बहुत सारे डिफरेंसेस होने की वजह से जो कैट्स है और डॉग है, डॉग्स की फैमिली अलग है। डॉग्स की फैमिली इज कैनिडी, कैनेडा नहीं, इट इज कैनिडे ड्यू टू कैनाइंस। समझ में आया? तो यहां से हमें पता चला कि सोलेनेसी फैमिली में किस किस जीनस को रखा हुआ है? फिलेनम, पेट्यूनिया एंड दतूरा। फैलिडी फैमिली में फैलिस एंड पैंथेरा और कैनिडी में डॉग। समझ में आ गया? सारी चीजें किस किस बेसिस पर रखा जाता है? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। नेक्स्ट बात करते हैं, अब क्या हो रहा है, हम स्पीशीज के बाद जीनस पे आ गए थे, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर। अब तुम और ऊपर जा रहे हो तो सिमिलैरिटीज तो घटनी है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सिमिलर कैरेक्टर्स विल बी फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर तुम्हें ध्यान देना है कि प्लांट की बात करें तो कन्वल्वेसी, सी लग रहा है यानी कि फैमिली, सोलेनेसी, इन दोनों ही फैमिली को इंक्लूड किया गया है ऑर्डर पॉलिनोमियल्स। किस बेसिस पे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स। यानी कि ऑर्डर है पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स ऑर्डर में कौन कौन सी फैमिली इंक्लूड करती है? सोलेनेसी और कन्वल्वेसी। और ये किस बेसिस पे किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स का मतलब क्या है बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर के फीचर्स, फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट मैं बात करूं, एनिमल के ऑर्डर कार्निवोरा में आते हैं फैमिलीज फैलिडी एंड कैनिडी। कार्निवोरा इज एन ऑर्डर जिसमें कार्निवोर ऑर्गेनिजम्स आएंगे। तो इसमें तुम्हारी दो फैमिली आ रही है, फैलिडी एंड कैनिडी। क्यों? क्योंकि दोनों ही कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों ही फ्लैश ईटिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि मैमल्स के अंदर ही बच्चों 32 या 32 से भी ज़्यादा ऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसी में से एक ऑर्डर है कार्निवोरा। अगर ह्यूमन के ऑर्डर की बात करूँ तो इट इज़ प्राइमेटा। समझ में आया? तो यहाँ से हमें क्या की पॉइंट्स याद रखने हैं? एक तो कन्वल्वेसी और सोलेनेसी को पॉलिनोमियल्स ऑर्डर में डाला गया है, वहीं फैलिडी और कैनिडी फैमिली को कार्निवोरा ऑर्डर में डाला गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास की। हाई क्लास, लो क्लास, मिडिल क्लास? हाँ नहीं, क्लास इज नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की। और यहाँ पर तुम्हें पढ़ना है कि ऑर्डर प्राइमेटा, जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन्स ये सब आते हैं, इनको हमने रखा गया है क्लास मैमल्स में। वहीं दूसरा ऑर्डर है कार्निवोरा, जिसमें तुम्हारे टाइगर, कैट्स, डॉग्स आते हैं, इनको भी मैमलिया में इंक्लूड किया गया है। मैम थोड़ा सा खिचड़ी पक गई है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे कॉर्डेट्स हैं, तो कॉर्डेट्स में क्या है? क्लासेस होती हैं 5। कौन कौन सी क्लासेस है बच्चों? पाइसेस यानी कि फिशेस, amphibians, reptiles, aves and mammals। ये 5 क्लासेस हैं। तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैमल्स की। तो मैमल्स क्लास के अंदर ऑर्डर है, क्या है? पहला ऑर्डर है प्राइमेटा, और इसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर इज योर कार्निवोरा, है ना, जो भी हमने पीछे पढ़ा था। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि प्राइमेटा ऑर्डर में क्या क्या आते हैं तुम्हारे? ह्यूमंस, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन्स, चिंपैंजी, ये सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। वहीं कार्निवोरा की बात करूं तो कार्निवोरा में कौन आते हैं? डॉग्स, कैट्स, ये सारे ऑर्गेनिजम्स, इवन योर टाइगर, मतलब पैंथेरा जीनस वाले ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे, बिकॉज दे ऑल आर कार्निवोरस इन नेचर। समझ में आया? तो क्लास में क्या होगा? कुछ रिलेटेड ऑर्डर्स इंक्लूड किए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा बहुत तो इनमें डिफरेंसेस होंगे ही होंगे, क्योंकि हम
नेक्स्ट इज योर फाइलम. फाइलम इज फॉर एनिमल्स. वही अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स के लिए वी हैव डिविजन. जैसे क्लास कंप्राइजेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल्स, जो हमने यहाँ पर लिख लिया था. ठीक है, क्लासेस है हमारी, और ये क्लासेस किस फाइलम के अंदर आती हैं बताओ? फाइलम कॉर्डेट्स या नॉन कॉर्डेट्स? ऑब्वियसली बात है कॉर्डेट्स. क्यों कॉर्डेट्स है? क्योंकि तुम एनिमल किंगडम चैप्टर में पढ़ोगे कि किसी को भी अगर कॉर्डेट नाम देना है तो उसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होने चाहिए. जैसे सबसे पहले एक नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड बच्चों एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो मीजोडर्म लेयर से बना होता है. मतलब जब हम एक जाइगोट होते हैं, जाइगोट के बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं, तो उस बीच में एक स्टेज आती है जहां हमारी बॉडी में ऐसे 3 लेयर बनती है जिनको बोलते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म. ये तीनों ही लेयर बच्चों हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स बनाती हैं, और उसमें से ही जो हमारी मीजोडर्म है वो बनाती है नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर. उसके बाद ये डॉर्सल होनी चाहिए, और इसके बाद एक ये हॉलो नर्व कॉर्ड होनी चाहिए. ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है. इसके बाद जो इसके माउथ है, माउथ के पास प्रेजेंट होने चाहिए फेरेंजियल गिल स्लिट्स. और एनस के बाद ये जो तुम्हें टेल दिख रही है इसे कहा जाता है पोस्ट एनाल टेल. तो किसी को भी कुल मिला के अगर तुम्हें कॉर्डेट घोषित करना है तो ये 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक तो होने चाहिए. तो क्योंकि इन सारी की सारी क्लासेस में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए इनको हमने क्या नाम दिया है? कॉर्डेटा फाइलम. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? नोटोकॉर्ड होनी चाहिए, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनाल टेल. देन दीज क्लासेस आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा. सिमिलरली वही है, फाइलम के बदले हम प्लांट्स में क्या वर्ड यूज करते हैं? डिविजन. समझ में आई बात? नेक्स्ट इज द किंगडम. किंगडम की बात करें तो तुम्हें पता होगा 9th क्लास के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ. वैसे तो अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आ गया है, बट हमारे एक साइंटिस्ट थे R.H. विटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. इन 5 किंगडम्स में क्या है? सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड योर एनिमेलिया. ठीक है, इन सारे किंगडम के बारे में मैं डिटेल में आगे के चैप्टर्स में स्टडी करना है. जो तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, वो सब इन्हीं के बारे में है. अभी हम बात कर रहे हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे अपने एनिमल्स की. तो अगर मैं बात करूं किंगडम एनिमेलिया की, ठीक है, तो किंगडम एनिमेलिया में फाइलम था कॉर्डेटा. ठीक है, फाइलम के बाद यहाँ पर ऑर्डर्स प्रेजेंट थे. ऑर्डर्स क्या क्या प्रेजेंट थे? प्राइमेटा भी था, और तुम्हारा ऑर्डर कहाँ से आ गया? अभी तो क्लास आएगी, एक सेकेंड. हाँ, कॉर्डेटा फाइलम हो गया. इसके बाद यहाँ पे क्लास थी. क्लास क्या क्या थी हमारे पास? पाइसेस थे, बीच में एम्फीबियंस कर करके मैमल्स. 5 क्लासेस क्या क्या थी? पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स. क्लासेस के नीचे हमारे पास ऑर्डर थे. जैसे मैमल्स के ही ऑर्डर की बात करूं तो हमने क्या क्या पढ़ा था? प्राइमेटा और क्या पढ़ा था? कार्निवोरा. इसके बाद हमने इसके नीचे सारी कैटेगरीज हमने पढ़ी थी. तो कुल मिला के डिफरेंट जो रिलेटेड मतलब डिफरेंट अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आगे जाके भी सेम किंगडम के अंदर आ जाते हैं. यानी कि किंगडम के लेवल पे पहुंचते पहुंचते सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू कम हो जाती है. सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ पे मिलते हैं बच्चों? स्पीशीज के लेवल पे. समझ में आई बात? गुड, शाबाश. अब आती है एनसीईआरटी की. ये टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखो यहां पर 4 ऑर्गेनिज्म है, और 4 ऑर्गेनिजम्स की सारी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की हमें दी हुई है. जैसे सबसे पहले कॉमन नेम है मैन. मैन का साइंटिफिक नेम इज होमो सैपियंस. होमो सैपियंस में जीनस क्या है? होमो, और स्पीशीज सैपियंस क्या है उसकी? स्पीशीज. ये जीनस, ये स्पीशीज. ठीक है, जीनस हो गया. जीनस के बाद फैमिली. तो फैमिली में क्या है? होमिनिडे. ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, एंड फाइलम इज
कॉर्डेटा। कॉर्डेटा इज फाइलम क्योंकि ये एनिमल है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है मुस्का डोमेस्टिका, जहां पर मुस्का इज द जीनस एंड डोमेस्टिका इज द स्पीशीज। हाउस फ्लाई डोमेस्टिका क्योंकि नॉर्मल है, अपने हाउस में मिलती है नॉर्मली, तो मुस्का, यहाँ पे इसकी फैमिली हो जाएगी म्यूसिडी। ऑर्डर विल बी डिप, क्लास विल बी इंसेक्टा, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स, और उसके बाद फाइलम विल बी द आर्थ्रोपोडा। लार्जेस्ट फाइलम है ये पूरे एनिमल किंगडम का, ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम है। इसके बाद मैंगो की का नाम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इज द जीनस और इंडिका इज द स्पीशीज। फैमिली है एनाकार्डिएसी। तुम इसके सफिक्स की तरफ ध्यान दो तो यहाँ पे सी लग रहा है और यहाँ पे डे लग रहा है, तो ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं उनके सफिक्स इस तरीके से एंड करते हैं, और जो प्लांट्स की फैमिली होती है उसके कुछ इस तरीके से एंड करते हैं, सी और ईडे एंड सी, ठीक है। इसके बाद इसका ऑर्डर है सेपिंडल्स, क्लास क्या है इसकी डाइकोटिलिडने, एंड एंजियोस्पर्मे इज गोइंग टू बी इट्स डिविजन क्योंकि ये है प्लांट, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट है ये। वीट की बात करें तो वीट का नाम है ट्राइटिकम एस्टिवम, जहां पर ट्राइटिकम इज द जीनस एंड एस्टिवम इज द स्पीशीज। फैमिली क्या है पोएसी, पोएसी के अलावा इसको और क्या बोलते हैं हम, ग्रैनी, और यही वो फैमिली है जो हमारे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में ऐड हो चुकी है, जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद इसका ऑर्डर इज पोइल्स, क्लास क्या है मोनोकॉटिलिडने यानी कि मोनोकॉट एंड डाइकॉट, और अपना डिवीजन क्या हो जाएगा बच्चों एंजियोस्पर्म। तो ये चारों ऑर्गेनिज्म के इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ लेते हैं, कोई ऑर्डर पूछ लेगा, कहीं से क्लास पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे, तो बेसिक यहाँ तक तो बहुत ईजी हो जाएगा, उसके बाद का तुम्हें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर खत्म हो गया। बहुत ही ज़्यादा कम क्वेश्चंस आते हैं और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आए भी ना। जैसे 2020 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि मैंजीफेरा इंडिका सही तरीके से कहाँ लिखा गया है। तो जो की पॉइंट्स है जो मैंने तुम्हें यहाँ पे कवर अप कराए हैं उनको अच्छे से याद कर लेना, और लिविंग वर्ल्ड में इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही छुटकू सा चैप्टर है, ऐसे ही बाएं हाथ का खेल है तुम्हारे लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अपनी बायोलॉजी सीरीज को ऐसे आगे कंटिन्यू करेंगे और मज़े से धुआं उठा देंगे, सारे चैप्टर को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। सो एंजॉय योर डे, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।